वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ इंटरमीट गिल जो है वो बन चुके हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन से आज फिर ताल्लुक़ रखने वाला कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आया। आपने इतने कैजुअल और इतने लापरवाही में आपने इस तरह का मैसेज दिया है। मुझे शक पड़ता है आपको इकॉनमी का बिल्कुल नहीं पता, या फिर आपको पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि आपके और आपके साथ जो टोला है उनकी आमदनी डॉलरों और पाउंडों में है। पाकिस्तान की इंडिया से तो बनती नहीं है। उन्होंने क्यों हमारा साथ देना, हमें क्यों वो लोन देंगे? वो तो कहेंगे भाई भिखारी आ गए हैं, भिखारियों को क्या थोड़ा चंदा दे के साइड पे कर देंगे। क्या दुनिया आपको बर्दाश्त कर पाएगी कि आपके मुल्क के अंदर इंतशार हो? और अफगानिस्तान क्या कम है वहां पे? तो या तो पे ज़हनी तौर पे अब तैयार हो चुके हैं, उसमें खान साहब का कोई नहीं कसूर। उसमें फखर साहब, खान साहब ने वन वे टिकट लेके अपने बच्चों को ज्वाइन कर लेना है लंदन में। मार आप खाएंगे जो परमानेंट बैठे जो एग्जैक्टली 300 रुपए का डॉलर लेकर आप गाड़ियों में पेट्रोल कैसे डलवाएंगे, आप दवाइयां किस तरह, डिस्प्रिन किस तरह लोगे, आप हार्ट की और कैंसर की दवाइयां किस तरह अफोर्ड कर पाओगे, ये लमा फिक्रिया है। भारतीय मूल के इंद्रमीत गिल जी जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनने जा रहे हैं। 1 सितंबर से वो ऑफिस संभालेंगे। अब बड़ी बात ये है, वैसे तो हिंदुस्तानी बहुत सारे तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग बड़ी कुर्सियों पर बैठ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर एक चीज़ का भी आप नोटिस करना, ये चीमा, गिल, बाजवा, चौधरी, इन सब नाम वाले जो भी हिंदू या सिख होते हैं, अगर वो कुछ भी बड़ा कर लें तो पाकिस्तान में एक विशेष तरह की हमने देखा है चुभन पाई जाती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है यही जात वाले ज़्यादातर वहाँ भी, उधर भी, पाकिस्तान में भी काफ़ी हैं। चाहे इनके आर्मी चीफ को ले लो, कमर जावेद बाजवा से लेके बाकी चीमे, गिल, पाकिस्तान में भी बहुत सारे। तो ये कौम वाले अगर कर जाएँ तो फिर इनको ज़्यादा जलन इसलिए होती है कि देखो हम कहाँ रह गए, हम तो यहाँ पे भूखमरी है, हमारे यहाँ पे रोटी पानी का है, हमारे यहाँ पे 2 वक्त खाने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और हिंदुस्तान में वही सेम कास्ट वाले, जिनका धर्म ज़रूर अलग है लेकिन कास्ट तो वही है, वो कितना आगे निकल रहे हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। इतनी बड़ी अचीवमेंट इंडिया की फिर एक दफ़ा हमारे सामने आती है। पास्ट को अगर हम देखें तो बहुत से बड़े बड़े नामों में इंडियन ही हैं, चाहे वो इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, लेकिन इंडियंस ही हैं। पाकिस्तानी बहुत कम नज़र आते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एज अ चीफ जो है इंद्रमीत गिल बन गया, जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको क्या लगता है, हर आए दिन इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे इंडियन मुस्लिम हो, चाहे वो इंडियन हिंदू हो, हमें बड़े बड़े जो है उसमें नज़र आते हैं, सीईओज़ में बड़े बड़े नाम। और ओबामा एक बिल क्लिंटन के बाद दूसरे ऐसे सदर थे जिन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप जो उनको तकवीत पहुंचाई थी अगले लेवल पर ले गए थे। बल्कि ओबामा ने उनको पहली दफा कहा था कि हमारे रीजनल पार्टनर इज भारत। नेटवर्क बहुत ज़्यादा है इंडियंस का आपस में। जब वहाँ पे जॉब्स के लिए जाते हैं तो एवरीबडी फैसिलिटेट्स द अदर पर्सन। तीसरा ये है कि उनकी लॉबीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। फिर उनकी आबादी बहुत बड़ी है, उनके इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं। फिर उनको एज ए फेवर वो जॉब क्रिएशंस भी देते हैं। उनके जो फिर जॉइंट वेंचर्स बहुत हैं आपस में। उनका आइडिया ये है कि जब दिल हो पार्टी कर ली जाए, तब जब दिल हो तो आप उसी वक्त तालिबानी माइंडसेट पे चले जाए। दिन में पार्टी करें, दिन में तालिबान बन जाए, शाम को पार्टी करें, शाम को डीजे बट भी चले, अताउल्लाह न्याजी के गाने भी चले, और ऊपर कुर्ता हो, नीचे जीन्स की पैंट और हाथ में तस्बीह हो। कि आने वाले सालों में इंडिया जो है वर्ल्ड की दूसरी और एशिया की तीसरी कंट्री बड़ी मानी जा सकती है। जी, वो दे आर प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। वो तो चांद पे आपको पता है इन्होंने अपना जो रॉकेट भेजा था वो अनफॉर्चुनेटली वो सक्सीड नहीं किया, बट मेहनत की थी, कोशिश की। तो यहाँ पे खाली सियासी बयानबाजियों से कि जी वो नहीं पहुँचे तो हम उनका मजाक उड़ाएं, खाली मजाक उड़ाने से हम नहीं जीत जाते, मेहनत करने से और हमेशा R&D से होता है जी। ये है साहब ने कहा था कि क्या अमेरिका से पैसे लेने जरूरी है, और दूसरी उन्होंने कहा था कि अमेरिका आर्मी चीफ की कॉल क्यों की उन्होंने। अब अमेरिका से पैसे ठीक है, खान साहब आपके तो बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं आरिफ नकवी जैसे, जिसका अगले दिन फाइनेंशियल टाइम्स में आया है उनका पूरा अबराज ग्रुप का। अबराज ग्रुप। हमेशा ये कहता हूं, आप भी फखर साहब जिस शहर में बैठे हैं, इस शहर के अंदर पाकिस्तान की करप्शन का इतना पैसा लोगों के घरों में कैश पड़ा है कि आपको अंदाजा नहीं। और आपके डॉलर की शॉर्टेज की 2 वजूहात है सबसे बड़ी, एक लॉन्चेस के जरिए और एयरपोर्टों से पैसा दुबई भाग रहा है, और दूसरा इस वक्त आपका डॉलर 250 का है, अफगानी करेंसी में 255 का है, तो दूसरी तरफ से वो बॉर्डर स्मगल हो रहा है अफगानिस्तान। और इंडियंस का ये है कि वो लोग हर किसी से बना के रखते हैं,
वो ये नहीं करते कि किसी कंट्री से उन्होंने दोस्ती की, मतलब झगड़ा किया हुआ उन्होंने, वो हर किसी से बना के रखते हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वर्ल्ड बैंक इस वक्त यहाँ पे जो मैं आज अमेरिका में कई दूसरी चीजों को जब देख रहा था तो उसके हवाले से नजर एक तो खतरनाक खतरा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि एक आर्मी हेड का फोन करना वेंडी शर्मन को, ये आपके मामले की आपको उसकी संजीदगी की तरफ तवज्जो दिलवाता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। क्या दुनिया आपको बर्दाश्त कर पाएगी कि आपके मुल्क के अंदर इंतशार हो और आप नए आने वाले बच्चों को आप उनको अमर बिन मारूफ के रास्ते पे ले जाएं? अफगानिस्तान क्या कम है वहां पे? तो या तो पे ज़हनी तौर पे अब तैयार हो चुके हैं, उसमें खान साहब का कोई नहीं कसूर, उसमें फखर साहब, खान साहब ने वन वे टिकट लेके अपने बच्चों को ज्वाइन कर लेना है लंदन में, मार आप खाएंगे जो परमानेंट बैठे हैं। मैं मुसलसल ये कह रहा था कि आपके कर्जे जो हैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉलरों में आपने देने हैं। आप दूसरी तरफ देखते हैं वेंडी शर्मन के बाद तो देखें कि बाजवा साहब क्या है। बाजवा साहब खुद नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो उनकी बात में कितनी तकवीयत होगी, कितना असर होगा उसमें कि मई और जून के अंदर इन्होंने लग्जरी गुड्स जो गैर जरूरी शिया थी उन पर पाबंदी लगाई थी और जिसको पिछले हफ्ते कैबिनेट ने उठा लिया है। मैं चाहता हूं पूरी कौम उस लिस्ट को गौर से पढ़े। उस लिस्ट के अंदर आपके जूसेस, चॉकलेट, केचप और लग्जरी बैग्स और इस तरह की अशिया है। आप कहीं अमेरिका माइंड ना कर जाए, अमेरिका नाराज ना हो जाए। अगर आप इतने कमजोर हो तो खान साहब को चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले 2 दफा सोचा करें। और दूसरा, मैं खान साहब ने जो लेटर जेब से निकाला था उसको मैं खान साहब की बहादुरी नहीं समझता, मैं जो बाइडेन की कमजोरी समझता हूं। वजह यह है आप दुनिया को सिग्नल दे रहे हैं कि पीटीआई जो है TLP2 बन चुकी है। बिल्कुल, तो ये गलत सिग्नल जा रहा है। और दूसरा उसमें खतरनाक खेल ये है, आप ये भूल जाते हैं खान साहब जब तकरीरें मजहबी करते हैं कि पाकिस्तान इज एटॉमिक पावर। क्या दुनिया अमर बिन मारूफ पे साथ आपकी एटॉमिक पावर को डाइजेस्ट कर सकेगी? तीसरा पॉइंट इसमें यह कहूंगा, आपके क्या ख्याल है वेंडी शर्मन को रिपोर्टें नहीं जा रही कि आपकी सबसे बड़ी सियासी पार्टी जो है, जो अब मजहबी पार्टी बन चुकी है, वो डेली बेस पे बाहर निकल के कहती है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि कॉल भी नहीं चाहिए थी और आर्मी चीफ को भी कॉल नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर किसको कॉल करते, किसको बताते? तो वैसे तो बात आपकी ठीक है, कर्जों आप बारोड इकॉनमी है, आप अपने पांव पे खड़े हो। खान साहब का जरा घेरा देखें आप कभी गौर से जी। खान साहब का चीफ ऑफ स्टाफ जो है फॉरेन नेशनल है, उसके बच्चे शिकागो में बैठे। खान साहब की टेबल के ऊपर जितने ज्यादा जो लौंडे लपाड़े हैं सारे या फॉरेन नेशनल है या डुअल नेशनल है या अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चे हैं वो। मेरा मशवरा ये होगा खान साहब कि आर्मी चीफ साहब ने सिर्फ 1.7 बिलियन 1.17 बिलियन डॉलर के लिए कॉल की है। अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो 2-4 बिलियन पाकिस्तान को उधारे दे दें आप खुद। तो उन्होंने बड़ी आसानी के साथ, दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, लंदन और कनाडा भाग जाएंगे, मार खाएंगे। आप जो परमानेंट वहां बैठे हैं, जो 300 रुपए का डॉलर लेकर आप गाड़ियों में पेट्रोल कैसे डलवाएंगे, आप दवाइयां किस तरह, डिस्प्रिन किस तरह लोगे, आप हार्ट की और कैंसर की दवाइयां किस तरह अफोर्ड कर पाओगे, ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान को अब कर्जा कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो जब से गीता गोपीनाथ जी IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट बनी तब से ही पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा हफ्ता ना बीतता हो जब किसी न किसी डिबेट शो में कहीं ना कहीं गीता गोपीनाथ का नाम ना जाता हो कि देखो इंडियंस इतने मौजूद हो गए, ऐसे वैसे हमको IMF से कर्जा नहीं मिल पा रहा। अब इंद्रमीत गिल जी भी वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर जो हम लोग ने शुरू में जिस मुद्दे पर बात करी कि जो आप देखो पाकिस्तान में सब लोग तो वही, मतलब वही कास्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे, भले रिलीजन बदलने के बाद में कास्ट तो नहीं बदलती, ये एक सच है। भले उसके नाम बदल जाते हैं, थोड़ा बहुत तौर तरीके बदल जाते हैं, पर जो पोजीशन होती, जो डोमिनेंस इधर है वो डोमिनेंस उधर रहती, वो चीज़ बरकरार रहती है, ऐसा हमने देखा गया है। तो उसके बाद भी अगर आप देखो तो जो लोग कहते हैं ना कि धर्म से क्या है, धर्म तो एक पर्सनल पूजा पाठ का तरीका है, धर्म से क्या ही होता है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, फालतू में ऐसी बातें करते हो, तो असर आपके सामने वही सेम कास्ट जो हिंदुस्तान में है, वही कास्ट, वही जातियाँ, वही लोग, उन्हीं के पुरखों के वो सेम वही पुरखे वाले लोग वही पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन का फ़र्क है जिसके चलते पाकिस्तान कहाँ रह गया और हिंदुस्तान कहाँ पहुँच गया, आपको वो चीज़ सामने नज़र आती है। अब आप देख लो, जैसे सिंध का ही एग्जांपल मिले, एक तरफ आप देखो इंडिया में इतने स्ट्रगल के बाद, पाकिस्तान से माइग्रेट हो के आने के बाद, पाकिस्तान में पूरी अपनी पूंजी, क्योंकि उस टाइम पे ये सब
शेयर मार्केट और ये सब बैंकिंग वैंकिंग तो उस टाइम होती नहीं थी 47 में। थोड़ा बहुत अगर गोल्ड किसी के पास में होगा तो होगा, वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादातर लोग रख के आए थे। प्रॉपर्टी और दुकानदारी सब सिंधी हिंदू जो थे, सिंधी हिंदू और सिख, वो वहाँ पे सब कुछ छोड़ करके आए थे। उसके बाद भी आज आप कंपेयर कर लो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, जो सिंधी हिंदू है वो कितना ज़्यादा मजबूत है, और जो अभी मौजूदा सिंध में पाकिस्तानी है वो कहाँ पे हैं। तो ये फ़र्क हमको साफ नज़र आते हैं। इसी तरीके से अब आप देख लो, जितने इंडिया में खास तौर पर ये जो पंजाब हरियाणा वेस्ट यूपी वाला एरिया है, अगर इसको आप देखोगे, इसकी और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, इन दोनों में कास्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम है। जितनी जो जातियाँ यहाँ पर हैं हिंदू या सिख के रूप में, वही जातियाँ वहाँ पर मुसलमान के रूप में है पाकिस्तान वाले पंजाब में, लेकिन फ़र्क आपके सामने पूरा है। इसी तरीके से आप देखो, जो एक ये भी इतिहास में बात रही है जो हम लोगों को थोड़ा तोड़ मरोड़ के बताई गई, जितने भी आप देखो ये मुगल से लेकर तुगलक से लेकर फलाना ढिमकाना जितने भी आए, 80% ने तो सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान वाला जितना एरिया है, उसमें भी कई बार सिंध रहता था, कई बार सिंध नहीं रहता था, बलूचिस्तान अलग रहता था, पाकिस्तान वाला पंजाब, पाकिस्तान का KPK, इंडिया का पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, इतने ही एरिया पर, और दिल्ली, इतने ही एरिया पर 80% ऑफ टाइम राज किया। बाकी में झगड़े होते थे, कभी कर लिया राज उन्होंने, कभी उनकी सेनाएं पहुंच गई, फिर कभी हार गए, फिर ये चलता रहा। जो स्टेबल राज उनका रहा है 800 साल तक, वो सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से में रहा है, हिंदुस्तान के तकरीबन 2.5 राज्यों में और पाकिस्तान के पंजाब और KPK में।